आज है हमारा टॉपिक पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। लास्ट हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया था और प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। तो हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हाउस 2 होते हैं लेकिन पार्ट 3 होते हैं। 3 हिस्सों में बटी हुई होती है पार्लियामेंट, ठीक है ना। सबसे पहले उसका एक हाउस होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट, जो कि कोई हाउस तो होता नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का ही मतलब हिस्सा होता है, पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। तुम जानते हो कि कोई भी लॉ बनता है जो पार्लियामेंट से पास होता है वो पास होकर कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। और जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर ना कर दे और सिग्नेचर ना कर दे तब तक वो लॉ, वो बिल, जो भी बिल होता है, जो लॉ बनता है, वो लागू नहीं होता, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए। इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। तो लोकसभा हाउस होता है, उसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। लोअर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइम से पहले डिसॉल्व हो सकता है। लोकसभा का टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल का। यानी लोकसभा में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन पूरी जो लोकसभा है वो अपने टाइम से पहले डिसॉल्व हो सकती है। उसकी क्या कंडीशन होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हाउस ऑफ पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो हमारी जैसी जनता डायरेक्टली उनको इलेक्ट करती है, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, जनता का सदन। क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उनको जनता चुनकर, डायरेक्टली जनता चुनकर भेजती है, ठीक है ना। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसके जो मेंबर्स हैं वो जितने टाइम के लिए, कितने 6 ईयर्स का टर्म होता है इसके मेंबर्स का। हाउस का कोई टर्म नहीं होता। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 6 साल का। इसके जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में, ठीक है ना। मतलब 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं तो एक ऐसा सीक्वेंस बन गया है कि लगभग हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं। क्लियर? और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर का इलेक्शन होता है उसके लिए जनता डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करती, डायरेक्टली वोट नहीं करती, बल्कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। मान लो उत्तर प्रदेश में जैसे अभी राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीट्स हैं राज्यसभा की यूपी में, जो कि पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। तो 31 सीट हैं। अब इन जो 31 मेंबर्स जो यूपी से इलेक्ट होंगे राज्यसभा के लिए, उनको कौन इलेक्ट करेगा? यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। कौन इलेक्ट करेंगे? यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। समझ में आई इतनी बात? क्लियर है? लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कौन करता है? जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है उन्हें। अभी मथुरा से लोकसभा का मेंबर कौन है बताओ? अबे हेमा मालिनी। मथुरा से लोकसभा का मेंबर कौन है? हेमा मालिनी। हमारी सांसद कौन है मथुरा की? हेमा मालिनी, ठीक है ना। अब तुम कहोगे मथुरा से राज्यसभा का मेंबर कौन है? तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया नहीं होता है उसमें। जैसे अब सीट है 31, तो ये 31 सीट है। आई मीन 31 मेंबर्स इलेक्ट होंगे। इसके लिए सब पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी, लेकिन वोटिंग कौन करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। तो राज्यसभा में यूपी में जैसे 31 सीट्स हैं, तो यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर किस पार्टी के जीतेंगे? उस पार्टी के जिसकी यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा मेंबर हैं। और यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रेजेंट में किसके ज्यादा मेंबर हैं? बीजेपी के। तो बीजेपी की ज्यादा सीटें यूपी से निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसका इलेक्शन कोई ऐसा नहीं होता कि एक साथ सबका होता है। मैंने बताया हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और उनका फिर इलेक्शन होता रहता है, नए इलेक्ट होकर आते रहते हैं। कौन करता है इलेक्ट? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स से इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना। और अपर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, जबकि लोकसभा अपने टाइम से पहले डिसॉल्व हो सकती है। अब तुम्हारे अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि ये डिसॉल्व कैसे होती है और नहीं होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता ही है, उसका काम दोनों पार्लियामेंट के हाउस से पास होकर आने वाले बिल्स को सिग्नेचर करके लॉ में कन्वर्ट करना होता है। प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही जो भी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है पार्लियामेंट से पास होके, प्रेसिडेंट के साइन होने के साथ ही वो लॉ और एक्ट में बदल जाता है, यानी इंप्लीमेंट हो जाता है साइन करने के साथ ही। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी आपने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की। एक और बात देख लें, जो पार्लियामेंट है उसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहा, किस आर्टिकल में हुई है? आर्टिकल 79। कहां पर हुई है? आर्टिकल 79। क्या कहता है आर्टिकल 79? आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी, यानी एक पार्लियामेंट होगी। फिर आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की, उसके एक हाउस की, जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 80 में बात होती है राज्यसभा की। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है, यानी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्ट होंगे स्टेट्स और यूटीज से और 12 नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किन फील्ड से नॉमिनेट करता है राज्यसभा के मेंबर्स को? जिन्होंने आर्ट, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, ठीक है ना, इनमें से किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया होता है जिन लोगों ने, उसे प्रेसिडेंट अपने मन से नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेके बताऊं, अभी तक किस किस को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है? सचिन तेंदुलकर को किया जा चुका है, रेखा जो एक एक्ट्रेस है पुरानी काफी, उनको किया जा चुका है, एक और बहुत पुरानी एक्ट्रेस है नरगिस, उनको भी किया गया था। ठीक है ना। और कई मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना। अब देखो आगे करंट में स्ट्रेंथ क्या है? प्रेजेंट में राज्यसभा की क्या स्ट्रेंथ है? 245। कितनी है? 245, जिसमें से 233 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं स्टेट्स और यूटी से, और वही 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये उसमें कंफर्म है कि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए ही जाएंगे। क्लियर है। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? बस 2 ही चीज चाहिए। एक, वो 30 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, यानी उसकी मिनिमम एज 30 साल तो होनी चाहिए। ठीक है ना। और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बस राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। और वही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी सरकार से भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरीके से। ठीक है ना। यानी कि किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जहां पर उसे कोई और लाभ मिल रहा हो सरकार से। ठीक है ना। कोई और प्रॉफिट मिल रहा हो। तो ये है चीज, ये समझ ली आपने। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी हो सकती है और प्रेजेंट में इतनी है। ठीक है ना। उसमें एक बात क्लियर है कि 12 मेंबर्स तो नॉमिनेट किए ही जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं और राज्यसभा के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। राज्यसभा के बारे में देख लिया। राज्यसभा की बात आर्टिकल 80 में होती है। ठीक है ना। उसके बारे में जान लिया, क्या स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है और करंट स्ट्रेंथ क्या है, समझ लिया अच्छे से। अब उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बता चुका हूं पहले, दोबारा बता रहा हूं, ये बात पॉइंट लिखाया है यहाँ पे लर्न करने के लिए तुम्हारे, कि राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होता है? 6 ईयर्स। ठीक है ना। हर दूसरे साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं? 1/3। बताया मैंने, हर दूसरे साल में, यानी हर 2 साल बाद बोल लो या कह लो हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए अपॉइंट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और क्या पॉइंट है? और हमारा पॉइंट है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है ना। अब ये डिसॉल्व क्यों नहीं होती, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोकसभा की बात कर लेंगे। बट मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें बताया लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन हम डायरेक्टली करते हैं। जनता डायरेक्टली वोट करती है, इलेक्ट करके भेजती है उन्हें। और लोकसभा के में जिसको मेजोरिटी मिलती है, यानी जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं लोकसभा में, उसी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है ना। अब इसको पॉइंट को तुम जरा ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर बात राज्यसभा की चल रही है, लेकिन हम ये समझ लेंगे ये डिसॉल्व और इसका ये चक्कर है क्या। देखो लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, जनता करती है डायरेक्टली इलेक्ट, उनको 5 साल के लिए करती है। ठीक है ना। लोकसभा में अभी जो प्रेजेंट में सीटें हैं वो है 543। कितनी है? 543। जब 2019 में चुनाव हुआ था तब इसमें थी 545। ठीक है ना। अब 545 सीटें थी, इसमें इसका आधा कर दो, आधा +1। इतनी सीटें चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सेंट्रल में, यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कितनी सीटें चाहिए? इतनी। 545 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? अब 2 ना, बैठ गए, मैथ नहीं पढ़ते तुम लोग। 272.5, तो मैं अप्रोक्सीमेट 272 मान लूं, +1 यानी 273। ठीक है ना।
तो ये 273 सीटें जिस भी पार्टी को मिल जाती हैं उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है ना। बीजेपी ने 2014 में कितनी जीती थी, इसमें से 282, ज्यादा है, सरकार बनी बीजेपी की। और 2019 में कितनी जीती बीजेपी ने, 303, और ज्यादा, मतलब अपनी मेजोरिटी और ज्यादा मजबूत करी, ठीक है ना। अब अगर बीजेपी को ये जो 273 का आंकड़ा लिखा था, इसमें अगर एक कम भी मिलती है ना 272, तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी, उसे किसी न किसी एक से सपोर्ट लेना पड़ेगा, और वो प्रेसिडेंट को दिखाना पड़ेगा कि ये 272 तो है ही हमारे साथ, हमारे ही हैं, एक वो है जो हमें सपोर्ट दे रहा है कोई और पार्टी का, उसके सिग्नेचर होते हैं बाकायदा, जो भी सपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो अब ये सरकार बन गई यहाँ पे, मतलब अब ये तो है, तो पूर्ण बहुमत मेजोरिटी मिल गई एक सिंगल पार्टी को। बीजेपी को 2014 में भी मिली भाई, 273 चाहिए ना, 282 मिले, 2019 में 303 और ज्यादा मिल गई सीटें, ठीक है ना। अब अगर मान लो ऐसा नहीं होता, मैं मान के चलता हूं ऐसा नहीं होता, क्या होता कि बीजेपी को 2019 में सीटें मिलती 180, कितनी मिलती, 180, ठीक है ना। चलो इसे रहने देते हैं, 2024 का चुनाव ले लेते हैं, आने वाले भविष्य का, अगली साल फिर से चुनाव है, यही सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। अब मान लो इसमें बीजेपी की सीट आती है 180, कांग्रेस की आती है 150, कितने हो गया है, 330, है ना। और अदर पार्टीज की ले लो, ये तो हो गई बीजेपी की, ये हो गई कांग्रेस की, ये दिख रहा है इसमें। चलो देखो आगे, यहां दिखाता हूं मैं, 180 सीट आई बीजेपी की, किसकी आई, 180 सीट आई बीजेपी की, और 150 सीट आई कांग्रेस की, 70 आ गई मान लो किसी कम्युनिस्ट पार्टी की, किसकी आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी की, और मान लो 50 सीटें आ गई आम आदमी पार्टी की। अब कितना हो गया टोटल, हमें 545 करना है टोटल, 330 और 70, 400, 450, 450 हो गए, 90, 45, 95 सीटों का आंकड़ा और दिखाना है। अरे दे रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी जो अपनी यूपी की है, मान लो उनकी आ गई 50 सीटें, एक मायावती जी की पार्टी है बीएसपी, मान लो उसकी आ गई 40 सीटें। पूरे इंडिया में बता रहे हैं हम, तो यूपी की नहीं ले रहे कि यूपी में ही आएंगी, हमें तो एक बस समझना चाह रहे हैं, ठीक है। और मान लो एक पार्टी है ओवैसी जी की AIMIM, उसकी आ गई 5 सीटें, ये पूरी कंपोजिशन बन गई हमारी, ठीक है ना। देख लो एक बार टोटल कर लेते हैं, 180 और 50, 230 और 330, 70, 400, 450, 450, 490 और 50, 540 और 5, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कंपोजिशन आई, यानी कि किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली। अब सरकार कैसे बनेगी, अब सरकार कैसे बनेगी बताओ भाई, किसी भी पार्टी को यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए इतनी सीटें चाहिए थी। भाई मेजोरिटी किसे बोलते हैं, जो टोटल है उसका आधे से एक ज्यादा, तो 545 का आधा किया वो 272 अप्रॉक्स आया, +1 273, तो मेजोरिटी जो बोलते हैं वो मेजोरिटी किसे बोला जाता है, जिस भी चीज को हम ले रहे हैं, जिस भी संख्या को, उसके आधे से एक ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा अगर तुम्हारे लोग साथ में हैं तो तुम्हारे साथ मेजोरिटी साथ में है। तो अब ये सीटें आ गई, अब किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, बीजेपी को बुलाएगा अपने पास। क्यों बुलाएगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा तो बीजेपी की है ना, तो बीजेपी को इनवाइट करेगा प्रेसिडेंट, कहेगा आओ, और फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हारे पास और किसी का सपोर्ट है, सरकार बना सकते हो तुम, पूरी तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम सबसे बड़ी पार्टी हो, तुम्हारे कांटेक्ट में और पार्टीज होंगी, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, तो तुम्हारे पास 273 मेंबर्स का अगर सपोर्ट है तो तुम सरकार बनाओगे। क्योंकि अगर 273 मेंबर्स का सपोर्ट है, 180 तो खुद के, बाकी के 70 और 93 मेंबर्स का सपोर्ट उन्हें दिखाना होगा विद सिग्नेचर, वो तो उनका भी दिखाना होगा जो अपने, ठीक है ना। तो वो पूछेगा, बीजेपी कहेगी हाँ हाँ हमारे पास है, हम कर लेंगे, हमारी सरकार बनवाओ तुम, ठीक है ना, शपथ दिलवाओ। तो मान लो बीजेपी ने क्या काम किया कि आम आदमी पार्टी का सपोर्ट ले लिया और यहां से बीएसपी का ले लिया, कितने हो गए, 50 और 40, 90, और AIM का ले लिया, ठीक है ना। बीजेपी के साथ कौन कौन आ गए, बीजेपी के साथ अब आ गए, यहां देख लो, 180 तो खुद उसके, 5 AIM के,
और 50 आम आदमी पार्टी के और 40 बीएसपी के। हो गया उसका काम। अब सीटें कितनी हो गई हैं? 100, 230, 40, 270, 275। कितनी हो गई? 275। कितनी हो गई? 275। यानी अब उसके पास 275 मेंबर्स का सपोर्ट है, ठीक है ना? 275 मेंबर्स का सपोर्ट है। अब बीजेपी सरकार बना सकती है, बस सरकार बन जाएगी। सरकार बन गई, सरकार चल रही है। अब सरकार को चलना कितने साल तक है? पूरे 5 साल तक। फिर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन बीच में ही क्या होता है कि ये जो हमारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये कहती है कि मोदी जी सही काम नहीं कर रहे, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। जो हमने बीजेपी को सपोर्ट दिया हुआ था, हम उस सपोर्ट को वापस लेते हैं। अब अगर इन्होंने ये सपोर्ट वापस ले लिया तो बीजेपी के पास कितनी सीटें बच गई? 180 और 40, 220 और 5, 225। कितनी सीटें बच गई? 225। तो अगर बीजेपी के पास बस 225 सीटें बच गई तो उसके पास मेजोरिटी रही ही नहीं। तो अब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में सरकार गिर जाएगी। जो अपोजिशन है, जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपोजिशन में है, वो क्या करेंगी? बीजेपी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगी। पढ़ा था हमने जब पढ़ी थी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो ये कांग्रेस क्या लेकर आएगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अगर बीजेपी के पास इतना सपोर्ट है ही नहीं, तो यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में ज्यादा वोट हो जाएंगे कंपेयर टू उसके अगेंस्ट में। और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में ज्यादा वोट होंगे, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में जैसे ही ज्यादा वोट होंगे, तो ये सरकार गिर जाएगी। तुरंत जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मोदी जी होते हैं, कोई भी होता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और लोकसभा क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को बुलाएगा। बीजेपी की तो सरकार गिर गई। देखो, तो ये बात समझ में आ गई कि सरकार गिर जाएगी, सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, वो सॉरी, सरकार गिर जाएगी और लोकसभा क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना? अब लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट एक मौका देगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास है। तो प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को बुलाएगा, आओ तुम सरकार बनाने की हालत में हो, है तुम्हारे पास सपोर्ट अदर पार्टीज का? कांग्रेस का ही नहीं, हमारे पास तो नहीं है, हमारे बस की नहीं है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? अब प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा और प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है? और फिर टाइम से पहले ही, जिस लोकसभा का टर्म 5 साल था, पूरे 5 साल चलनी थी, उसके लिए फिर से 2 साल बाद ही, जैसे हमने लिया है कि 2 साल में ही, मान लो 2 साल बाद ही क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी सपोर्ट वापस ले लेती है बीजेपी से, तो सरकार गिरेगी, लोकसभा डिसॉल्व होगी और 5 साल पहले ही दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ऐसा इंडिया में एक दौर था जब बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन हुए थे, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, वो था 90s का दौर, ठीक है ना? 1989 का जो इलेक्शन था, 1984 में, यहां तो मैं दिख नहीं रहा होगा, 1984 में लास्ट टाइम जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके बाद जब चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी मेजोरिटी मिली थी, जिसमें लगभग 400 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। कितनी? 400 सीटें लोकसभा के अंदर। 540 में से 400 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को मिली थी, क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसकी सिंपैथी मिली, जिस वजह से कांग्रेस को इतने बड़े लेवल पर मेजोरिटी मिली थी। उसके बाद से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी को कभी मेजोरिटी नहीं मिली। फिर 2014 में आकर नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनी, उसको मेजोरिटी मिली थी बीजेपी पार्टी को, करीबन 30 साल बाद। करीबन 30 साल बाद किसी पार्टी को मेजोरिटी मिली थी, ठीक है ना? तो 1989 में जब चुनाव हुए तब भी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, मिली जुली सरकारें बनी, उसमें वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो उनकी सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया कुछ पार्टीज ने, फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनसे भी सपोर्ट वापस ले लिया, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, फिर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, वो सरकार पूरे 5 साल चली थी, लेकिन मेजोरिटी किसी को नहीं मिली थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन पूरे 5 साल चली। लेकिन फिर 1996 में चुनाव हुए, फिर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है ना? एचडी देवागौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने, आई के गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर चुनाव हुए, मतलब बहुत कम समय के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, 13 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई। फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर वो सरकार 13 महीने चली, फिर वो 13 महीने बाद सपोर्ट वापस ले लिया और 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, सिर्फ 1 वोट का सपोर्ट कम पड़ गया था और सरकार गिर गई। फिर इलेक्शन हुए, फिर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इस बार उन्होंने अपने साथ बहुत सारी
पार्टियों का सपोर्ट लिया था और सबको साथ लेकर चले थे। करीबन 24 पार्टियों को साथ ले लिया था उन्होंने, और वो सरकार पूरे 5 साल चली थी, 1999 टू 2004। फिर 2004 में फिर इलेक्शन हुए, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसकी कोalition की गवर्नमेंट बनी। फिर 2009 में भी सेम हुआ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, कोalition की गवर्नमेंट बनी, ठीक है ना। और फिर 2014 में 30 साल बाद किसी पार्टी को फिर से बहुमत मिला, फिर से मेजोरिटी मिली, वो थी बीजेपी। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया कि ये डिसॉल्व होने का चक्कर क्या होता है, ठीक है ना। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा का गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होता। सरकार के बनने और गिरने का मतलब सिर्फ लोकसभा से होता है, क्योंकि उसी में हम अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, और जिनको सबसे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा पहुंचते हैं, यानी 273 मेंबर जिसके पहुंच जाते हैं, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। और अगर कम रह जाते हैं, मिलीजुली सरकारें बनती हैं, तो कोई भी सपोर्ट वापस ले लेता है, जो मेजोरिटी चाहिए वो नहीं रहती है, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, और गवर्नमेंट गिर जाती है तो लोकसभा भी डिसॉल्व कर दी जाती है, और फिर टाइम से पहले ही इलेक्शन करते हैं। राज्यसभा का इससे कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसके मेंबर्स का टाइम होता है 6 साल का। मेंबर एक बार 6 साल के लिए इलेक्ट हो गया तो वो 6 साल तक उसका मेंबर रहेगा, ठीक है। लेकिन लॉ बनाने में राज्यसभा का प्रॉपर रोल होता है, ठीक है ना। बस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से और उसके गिरने से उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में, लॉ बनाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में राज्यसभा की पावर्स कहीं कहीं लोकसभा से भी ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट, अच्छा इसमें एक पॉइंट हमारा ये रहेगा कि राज्यसभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 होगी। इंडिया में पहले इलेक्शन कब हुए? 1951-52 में इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे। देश आजाद हुआ था, अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1947 में, जो 52 तक चली, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था ना, इलेक्शन कराएगा कौन। इलेक्शन कमीशन बना 1950 में, फिर उसने तैयारियां करी, तब इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो तब राज्यसभा पहली बार कॉन्स्टिट्यूटेड हुई, मतलब पहली मीटिंग हुई राज्यसभा की 13 मई 1952 को। पहले चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और पहले डिप्टी चेयरमैन कौन हुए राज्यसभा के? एस.वी. कृष्ण राव। कौन थे? एस.वी. कृष्ण राव, ठीक है। अब तुम पूछ रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन में क्या डिफरेंस होता है। जब चेयरमैन एब्सेंट होता है, यानी कि वो कहीं भी अपने किसी भी अदर काम से व्यस्त है, उसकी उपलब्धता नहीं है, बीमार है, कोई भी रीजन से जब वो उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अनुपलब्धता में, यानी उसकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। बस काम बटा हुआ है भाई। पॉसिबल नहीं है ना कि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, यानी वाइस प्रेसिडेंट है, वो पूरी राज्यसभा की, क्या कहते हैं, जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें बैठा रहे, ठीक है ना। तो ये होता है कि कुछ समय चेयरमैन बैठता है, कुछ समय डिप्टी चेयरमैन बैठता है, या मोस्टली तो ये होता है कि चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन बैठता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जब अपने किसी अदर काम में इन्वॉल्व है, तब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की चेयरमैनशिप करेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एस.वी. कृष्ण राव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के बारे में 2-3 पॉइंट और हैं, उनको देखते हैं, फिर बात करेंगे हम लोकसभा की।